रात के 2 बज रहे थे। NH7 हाईवे का वो हिस्सा जिसे ड्राइवर मौत की पट्टी कहते थे। यहां से गुजरने वाले हर तीसरे ट्रक ड्राइवर के पास कोई ना कोई अजीब कहानी होती थी। करण पिछले 12 घंटों से गाड़ी चला रहा था। नींद उसकी आंखों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। ये धुंध इतनी अचानक कैसे आ गई? अभी तो आसमान साफ था। हटो, रास्ते से हटो। जब करण ने आंखें खोलीं, सड़क पर कोई नहीं था। ना वो आदमी, ना कोई पैरों के निशान, सिर्फ धुंध और एक अजीब सी खामोशी। थकान की वजह से दिमाग धोखा दे रहा है शायद। बस आगे बढ़ना है। इस घटना से 2 दिन पहले करण अपना नया ऑर्डर लेकर निकलने की तैयारी कर रहा था। हाँ मीरा, मैं निकल रहा हूँ। 3 दिन का सफर है। NH7 से जाऊंगा। भाई, NH7 मत लो ना। उस रास्ते की बहुत अजीब कहानियां सुनी है मैंने। लंबा रास्ता ले लो, भले ही 1 दिन ज्यादा लगे। मीरा, तू भी ना। ये सब अंधविश्वास है। टाइम बचाना है तो यही रास्ता सही है। टेंशन मत ले। पापा भी यही रास्ता लेते थे ना आखिरी बार। मीरा, पापा वाली बात अलग थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था। इस सब से कोई लेना देना नहीं। एक्सीडेंट में गाड़ी मिली थी भाई, पापा का शरीर नहीं मिला था। तुझे ये बात याद नहीं? बस कर मीरा, मुझे निकलना है। मैं पहुंचकर फोन करूंगा। ठीक है, लेकिन रात को मत चलना उस हाईवे पर। दिन में निकल जाना उस हिस्से से। करण को नहीं पता था कि उसकी बहन की वो छोटी सी चेतावनी और उसके पिता का वो पुराना अनसुलझा एक्सीडेंट आगे चलकर एक ही कड़ी में जुड़ने वाले थे। उधर शहर में मीरा का दिल किसी अनजान डर से भारी था। वो जानती थी कि उसका भाई सही रास्ता नहीं चुन रहा। माँ ने लिखा था कि पापा के गायब होने से पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी की बात की थी, एक ढाबे का जिक्र किया था। माँ ने अपनी डायरी में सिर्फ इतना लिखा था कि पापा ने आखिरी फोन कॉल में एक नाम लिया था, चेतराम। उसके बाद कॉल कट गई थी और दोबारा कभी नहीं लगी। भाई उठाओ फोन, प्लीज उठाओ। मीरा को नहीं पता था कि ठीक उस वक्त उसका भाई उसी ढाबे की दीवार से एक पुरानी तस्वीर को घूर रहा था, जिसमें उसके अपने पापा का चेहरा छुपा हुआ था। मैं पुलिस के पास जाती हूँ। मुझे उन्हें सब बताना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। सर, मुझे NH7 हाईवे की पुलिस चौकी से बात करनी है। मेरा भाई उस रास्ते से गया है और मुझे डर है कि। मैडम, अभी कुछ हुआ नहीं है ना। बिना किसी घटना के हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पापा भी उस रास्ते से गायब हुए थे 8 साल पहले। क्या वो काफी नहीं है? ठीक है, मैं NH7 चौकी को सूचना भिजवाता हूँ। लेकिन मैडम, उस रास्ते पर रात को मदद पहुँचने में वक्त लगता है। वहाँ नेटवर्क भी ठीक से नहीं चलता। भगवान करे करण को कुछ ना हो। मीरा की चेतावनी रास्ते में थी, लेकिन क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगी? जब तक ये सूचना उस सुनसान चौकी तक पहुंचती, करण पहले ही उस ढाबे की चाय पी चुका था और एक ऐसी रात में दाखिल हो चुका था जहां से वापसी का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में पड़ने वाली आखिरी पुलिस चौकी पर करण ने अपनी गाड़ी रोकी, बस पानी लेने के लिए। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अंधेरा होने वाला है। रात तक पहुंचना है सर। डिलीवरी टाइम पर करनी है। इस हाईवे के अगले 45 किलोमीटर में पिछले 3 सालों में 7 गाड़ियां गायब हुई हैं। ड्राइवर भी नहीं मिले, गाड़ी भी नहीं। सर, ये तो एक्सीडेंट वाली बात होगी ना, या चोरी? अगर एक्सीडेंट होता तो गाड़ी का मलबा तो मिलता। कुछ नहीं मिला। बस एक चीज हर बार मिली है। हर बार रास्ते में एक पुराना ढाबा होता है। उस ढाबे पर जो भी रुका वो वापस नहीं आया। सर, 3 साल पहले वाला केस भी ऐसा ही था ना? वो जो आदमी अपनी बेटी के फोन पर लाइव बात करते हुए गायब हो गया था।
हाँ, फोन पर आवाज अचानक बदल गई थी। बेटी ने बताया था कि आखिरी शब्द उसके पापा के नहीं, किसी और की आवाज में थे। सर, मैं तो रात को रुकूंगा भी नहीं, सीधा निकल जाऊंगा। अगर रात को उस हिस्से में रुकने की नौबत आए, कहीं भी मत रुकना। चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे टायर पंक्चर हो जाए, चलते रहना। और अगर मजबूरी में रुकना पड़ ही जाए तो याद रखना, वहां एक बूढ़ा आदमी मिलेगा एक ढाबे पर। वो खतरा नहीं है, बल्कि वही शायद तुम्हें बचा सके। लेकिन जो भी हो, अपना नाम पुकारने पर पीछे मत मुड़ना, कभी भी। करण ने उस चेतावनी को सिर्फ एक बूढ़े पुलिस वाले की डरावनी कहानी समझा। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद वो खुद उस चेतावनी की सच्चाई से रूबरू होगा। करण ने सोचा था वो अंधेरा होने से पहले उस खतरनाक हिस्से को पार कर लेगा, लेकिन रास्ते में एक छोटी सी तकनीकी खराबी ने उसका सारा हिसाब बिगाड़ दिया। ये क्या? अभी नहीं यार, रेडिएटर का पानी खत्म हो गया लगता है। ठीक है, बस थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठंडा होने दूं फिर भर लूंगा। पापा, आप भी इसी रास्ते से जा रहे थे ना उस दिन? जब तक इंजन ठंडा हुआ और करण आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अब करण ठीक उस हिस्से में दाखिल हो रहा था जिसके बारे में इंस्पेक्टर सिंह ने चेतावनी दी थी। थकान और भूख ने करण को मजबूर कर दिया। उसने सोचा बस 10 मिनट रुककर चाय पी लेगा, फिर आगे निकल जाएगा। इतनी रात को इस रास्ते पर? बैठो बेटा, चाय बनाता हूं। बस 10 मिनट के लिए रुका हूं काका, फिर निकल जाना है। सब यही कहते हैं बेटा, 10 मिनट के लिए रुका हूं। काका, ये जगह तो बहुत सुनसान है, आप अकेले यहाँ डरते नहीं? डर तो उन्हें लगना चाहिए जो यहाँ रुकते हैं, मुझे नहीं। आप यहाँ कितने सालों से हैं काका? इतने साल हो गए, अब गिनती भी भूल गया। करण ने इस बात को बूढ़े आदमी की अजीब आदत समझकर टाल दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जगह और ये बूढ़ा दोनों कुछ और ही राज छुपाए बैठे थे। चाय का इंतजार करते हुए करण की नजर दीवार पर लगी तस्वीरों पर गई। ये तस्वीरें तो बहुत पुरानी लगती हैं। ये सब वो लोग हैं जो यहाँ रुके थे। ये सब अब कहाँ है? कुछ वापस अपने घर पहुंच गए, कुछ अभी भी यहीं हैं। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। चाय ठंडी हो जाएगी बेटा, पी लो। करण के अंदर अब हल्की घबराहट शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से उसे चेहरे में भ्रम हो रहा है। काका, एक बात बताओ, ये जो सुनते हैं कि इस हाईवे पर गाड़ियां गायब हो जाती हैं, क्या सच है ये? सच है बेटा, हर बार जब कोई रात को यहाँ रुकता है और बहुत देर तक रुक जाता है, वो वापस नहीं जा पाता। ये तो डरावनी कहानी जैसा लग रहा है काका। बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताऊंगा, जब तुम्हारी चाय खत्म हो जाए, उठकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, और अगर कोई आवाज दे, तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, तो जवाब बिल्कुल मत देना। तो आप कैसे बच गए काका? बाकी लोग क्यों नहीं बच पाए? मैं भी कभी एक ड्राइवर था बेटा, 30 साल पहले मैं भी यहीं रुका था। तो आप कैसे बच गए काका? बाकी लोग क्यों नहीं बच पाए? क्योंकि उस रात कोई और मेरी जगह रुक गया था, मेरा अपना साथी। उसने अपनी जान देकर। करण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाहर से आ रही वो आवाज उसके अपने ट्रक की आवाज से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन उसका ट्रक तो बाहर बंद खड़ा था। ये आवाज मेरे ट्रक के इंजन जैसी क्यों लग रही है? काका, बाहर कोई है मेरी गाड़ी के पास? मत जाना बाहर अभी, थोड़ी देर रुक जाओ।
सुबह होने तक रुक जाओ बेटा मेरे पास। नहीं काका, अगर कोई मेरी गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा है तो मुझे देखना होगा। और वैसे भी अंदर बैठे रहने से क्या फायदा, अगर वो चीज अंदर भी आ सकती है तो। यही गलती हर बार होती है। हर कोई सोचता है उसकी हिम्मत बाकी सबसे ज्यादा है। बेटा रुक जाओ, अगर वो तुम्हारा नाम पुकारे पलटना मत। कौन है वहां, सामने आओ। करण, उसे अपना नाम सुनकर शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने इंस्पेक्टर सिंह की चेतावनी याद की, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए जवाब मत देना। करण, पीछे मुड़कर देखो, मैं तुम्हारा इंतजार बहुत सालों से कर रहा हूं। पापा। करण के मन में हर एक सेकंड एक जंग जैसा महसूस हो रहा था। पीछे मुड़ने की चाहत, अपने पिता को देखने की चाहत और चेतराम की चेतावनी के बीच। बेटा, मुझे यहां से निकालो, मैं 30 साल से इस धुंध में फंसा हूं। ठीक उसी पल चेतराम के मन में 30 साल पुरानी वो रात फिर से जी उठी। चेतराम तू जा, मैं इसे संभाल लूंगा। तेरी अभी शादी होनी है, तुझे जाना चाहिए। नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जा, और कभी पीछे मत देखना। उस रात के बाद चेतराम ने कभी वो ढाबा नहीं छोड़ा। उसे लगता था अगर वो रहेगा तो शायद किसी और को बचा सकेगा। मैं हर बार बचाने की कोशिश करता हूं और हर बार नाकाम हो जाता हूं। करण, वो तुम्हारे पापा नहीं है, मेरी तरफ भागो अभी। आपको कैसे पता ये मेरे पापा नहीं है? क्योंकि 30 साल पहले यही आवाज मेरे साथी को भी अपने बेटे की आवाज में सुनाई दी थी। तुम भी यहीं रुक जाओगे करण, जैसे बाकी सब रुक गए। एक और ट्रक ड्राइवर NH-52 के उस हिस्से से गायब। ट्रक मिला इंजन जलता हुआ, ड्राइवर सीट खाली। ये 8वां मामला है। सर, उस ढाबे पर भी गए थे क्या टीम वालों ने? वो बूढ़ा आदमी कुछ बता सकता है शायद। वो ढाबा 30 साल पुराना है और जो बूढ़ा वहां रहता है उसकी अपनी एक कहानी है जो इस सब से जुड़ी है। हमें वहां जाना होगा। करण उस धुंध में अकेला था। वो आवाज सच में उसके पापा की थी या कोई और था जो 30 सालों से इंतजार कर रहा था? चेतराम का राज क्या है, जानने के लिए देखिए रुक जाओ भाग दो। और तब तक रात को अकेले सफर मत करिएगा।